और ख़ास तौर से तुलनात्मक राजनीति में जो विभिन्न उपागम हैं, हम उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि जब राजनीति विज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में बहुत सारे अप्रोचेस लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे उपागम लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे तरीके लगाने पड़ते हैं। तो उपागम का मतलब ये हुआ कि हम अपना अध्ययन करते किस प्रकार से हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो ब्रॉडली हमने देखा है कि पॉलिटिकल थियरी, इंटरनेशनल रिलेशंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ये 3 प्रॉपर सेगमेंट्स को हम देख सकते हैं। और वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी भी आप कंपोनेंट को उठा लीजिए, पॉलिटिकल थियरी को, इंटरनेशनल रिलेशन को या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, कंपैरिजन तो तीनों ही कंपोनेंट्स में आपको दिखाई देता है। पॉलिटिकल थियरी में भी हम मार्क्स की तुलना हीगल से करते हैं, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम एक कंट्री के रिलेशन की दूसरे रिलेशन, एक फॉरेन पॉलिसी की दूसरी फॉरेन पॉलिसी से तुलना करते हैं। तो कंपैरिजन तो किसी भी कंपोनेंट में आज होता है। इसलिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया है वो बहुत ही व्यापक है। एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान की हर विधा में आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव दिखाई देता है एलिमेंट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक जो ख़ास चीज़ आपको दिमाग में आती है वो ये है कि इसमें कंपैरिजन करना है। अध्ययन की हमें एक ऐसी पद्धति अपनानी है जिसमें कि हमें तुलना करना है चीज़ों की। और जाहिर है कि जब हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की तो उसमें हम समानता और असमानता को देखते हैं तुलना में। और हम क्या करते हैं कि भाई इसकी कमीज़ उसकी से कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद, ये व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा खूबसूरत। तो इस प्रकार से जब तुलना करते हैं तो दो चीज़ें होनी चाहिए, 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनके कि हम बीच में समानता और असमानता की तुलना कर सकें। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से, वो ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मेथडोलॉजिकल टैग लगा हुआ है, अर्थात पद्धति मूलक एक उस पर जो है एक चस्पा लगा हुआ है कि वो पद्धति पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि तुलनात्मक पद्धति हमको अध्ययन करना है। लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि किन चीज़ों की तुलना करनी चाहिए। तो द व्हाट एलिमेंट इज मिसिंग, हाउ एलिमेंट इज देयर, हाउ वी हैव टू स्टडी, ये तो बताता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन व्हाट वी हैव टू कंपेयर ये नहीं बताता है। पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमको ये भी बताता है कि हमको तुलना करना है, तब भी हमको ये नहीं बताता कि वो तुलना की पद्धति कौन सी होनी चाहिए। कोई एक पद्धति तुलना की नहीं है, तो तुलना की असंख्य पद्धतियां हो सकती हैं। कोई भी डिस्कशन शुरू करने से पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का छात्रों को 2 समस्याएं आती हैं। पहला, शब्दावली का एक भ्रमजाल बना हुआ है पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। और वो पहला मकड़जाल ये है कि कभी कभी हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं और कभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो हमको बिल्कुल ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव मेथड्स की बात आती है। और छात्रों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव मेथड्स ये क्या कोई एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, ये दोनों जो क्लासिफिकेशंस हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव मेथड्स, एक्चुअली ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। यूनान के समय से अगर आप प्लेटो और अरिस्टो के समय से चलें तो उस समय भी आप देख रहे हैं या उस समय आपने अध्ययन किया होगा कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो जब हम अध्ययन की पद्धतियों में गवर्नमेंट को या इंस्टीट्यूशंस को विशेष केंद्र में रखकर अध्ययन करते हैं तो हमारा वो तुलनात्मक सरकार का अध्ययन होता है। लेकिन जब हम पूरी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर चलते हैं, अर्थात उसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसमें प्रोसेसेस भी हैं, उसमें बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, लीडरशिप भी है, वोटर्स भी हैं, वोटिंग बिहेवियर भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनके तमाम और इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, और वो तमाम चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तुलना करने में, तब हम वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो
तो ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो क्षेत्र है वो नैरो है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। दूसरी चीज कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम किसी एक मेथड का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज वन सिंगल कंपैरेटिव मेथड। तो जब कंपैरेटिव मेथड्स की बात होती है तो मेथड्स की असंख्य विधियां हो सकती हैं कि किस किस तरह से तुलना की जाए। इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस कंपैरेटिव के, उसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा इवोल्यूशन पे निगाह डालते हैं, चूंकि इवोल्यूशन की बात आई कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब इवोल्यूशन हुआ है तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे आए हैं और मेथड से दूसरे मेथड पे और तीसरे मेथड पे आए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा इवोल्यूशन पे निगाह डालते हैं कि अरस्तु के समय से 384 BC से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ तुलना का अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के समय से, अरस्तु के समय से हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है। वो धीरे धीरे चल के आगे मैकियावेली ने, हॉब्स ने, मार्क्स ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन जब एकेडमिक डिसिप्लिन, जब हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एक अध्ययन की विधा के रूप में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव पे या 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आते आते इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन की मान्यता मिली है। और फ्रैंकली देखा जाए तो 1950 के आसपास अर्थात विश्व युद्ध के बाद का जो काल है ये पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक प्रकार से वाटरशेड है, एक वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ पॉइंट है। और उसका कारण ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन की शैली रही है वो एकदम बदल गई है। और बदलने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि एक व्यवहारवादी क्रांति हो गई थी। हम लोगों ने व्यवहारवाद के बारे में ऑलरेडी वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो आप जानते ही होंगे। लेकिन व्यवहारवाद का जो स्वरूप था वो उसने पूरे अध्ययन के पद्धति को बदल दिया। और इसीलिए जो 1950 या व्यवहारवाद के पूर्व की अध्ययन पद्धति है उसको हम परंपरागत अध्ययन पद्धति कहते हैं, और जो उसके बाद की अध्ययन पद्धति है उसको हम आधुनिक अध्ययन पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो, क्या आपने कभी सोचा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो विकास यात्रा रही है, अगर उसको बहुत मोटे तौर पे हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल और मॉडर्न या परंपरागत और आधुनिक, ये दो विशेष रूप से अध्ययन पद्धतियां हैं। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अरस्तु के समय से जो अध्ययन पद्धति चल रही है वो क्लासिकल हो गई, परंपरागत हो गई, और 1950 के दशक में जब बिहेवियरल रिवोल्यूशन हुआ है उसके बाद जो अध्ययन पद्धति आई है उसको मॉडर्न हम कहते हैं। लेकिन मॉडर्निटी से हम लोग 70 साल लगभग आगे निकल आए हैं। 1950 से लेके आज 2021 चल रहा है, लगभग 71 साल हम लोग आगे निकल आए हैं। तो क्या 71 साल में कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुए? क्या 71 साल में कोई और अध्ययन पद्धतियां नहीं आई? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे समकालीन जो जिसको हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस कहते हैं वो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस डेवलप हो गए हैं जो कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन से बहुत आगे की चीज़ है। तो अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना हो तो मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमको 3 खंड दिखाई देते हैं, परंपरागत अर्थात ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न जो कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन से शुरू होता है, और तीसरा कंटेम्प्रेरी जो इधर के 40-50 साल में जो अध्ययन पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। और इस प्रकार से हम जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन है उसको 3 खंडों में बांट सकते हैं। इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न के रूप में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इधर चूंकि एकदम अधुनातन प्रवृत्तियाँ जिसको हम एकदम कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी है, एकदम पराआधुनिक हैं, वो प्रवृत्तियाँ हमें ज़रूर जाननी चाहिए। हल्के में आज हम इन तीनों ही प्रवृत्तियों का, अध्ययन पद्धतियों का संज्ञान लेके देखते हैं कि क्लासिकल पद्धति क्या है, क्लासिकल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है और कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या है। ये तीनों अप्रोचों पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखिए, जो क्लासिकल या परंपरागत पद्धति है जो कि प्लेटो और अरस्तु के समय से चलती रही है उसको हम वास्तव में परंपरागत इसलिए कहते हैं कि उसमें एक भाव ये होता था कि उसमें दार्शनिकता का बाहुल्य होता था। दार्शनिकता में आप जानते हैं कि दार्शनिकता में हम ये प्रतिपादित करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, और जब ऑट का प्रश्न आता है क्या होना
होना चाहिए तो हम एक मूल्य का सृजन करते हैं, नॉर्मेटिव हो जाता है हमारा कि हम एक मूल्य का सृजन करते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा कि भाई जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, तो न्याय की अवधारणा का एक सृजन किया उसने कहीं घूमा घामा नहीं, वो बैठ के उसने अपने न्याय की अवधारणा का सृजन किया। आदर्श राज्य क्या है, बैठे बैठे उसने एक आदर्श राज्य की अवधारणा का सृजन किया। तो कैसा होना चाहिए आदर्श राज्य, कैसा होना चाहिए न्याय, इसका उसने एक मूल्य परक प्रतिपादन किया। तो ये इसकी खास बात है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में जो थिंकर्स थे उन्होंने एक प्रकार से सृजन किया मूल्यों का और मूल्य आधारित एक प्रकार से अध्ययन करने की कोशिश की, और उन मूल्यों का सृजन करके वो कॉम्पैरेटिव स्टडीज करते थे कि भाई इन मूल्यों के आधार पे कौन सी व्यवस्था चल रही है, कौन सी व्यवस्था नहीं चल रही है। जो व्यवस्था उनके मूल्य के आधार पे चलती थी उसको अच्छा बताते थे, जो नहीं चलती तो उसको अच्छा नहीं बताते। तो एक तो ये दृष्टिकोण उसमें चलता था परंपरागत में। दूसरा जो दृष्टिकोण बड़ा इंपॉर्टेंट था परंपरागत अध्ययन में, वो हिस्टोरिकल था, ये ऐतिहासिक था। और इसीलिए कहा गया है, बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रिलेशनशिप हैं वो बहुत एकदम से इंट्रिकेट हैं। हिस्ट्री इज रूट्स एंड पॉलिटिक्स इज फ्रूट्स। तो जिस प्रकार से कि वृक्ष में जड़ और फल में जो रिलेशनशिप होता है, जड़ में और वृक्ष में जो रिलेशनशिप होता है, उसी प्रकार से इतिहास में और राजनीति शास्त्र में एक अंतर संबंध है। ऐसा मैकियावेली, सेबाइन, डनिंग, ये तमाम लोग ये मानते रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर किसी देश की राजनीति का अध्ययन करना है, उसके पॉलिटिक्स का, उसके स्टेट का अध्ययन करना है, तो हमें उसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखना पड़ेगा कि किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वहाँ का राज्य विकसित हुआ है, वहाँ का सरकार चली है, वहाँ का संविधान बनाया गया है। और जब तक हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को नहीं समझेंगे तब तक हम कंपेयर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि हर देश का इतिहास अलग होता है, तो जाहिर है कि ऐसे लोगों की फोकस जो है हिस्टोरिकल चीज़ों पे ज़्यादा थी, जो क्लासिकल हमारा पैटर्न है। तो इसमें इतिहास को बहुत महत्व दिया गया है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट था कि इनका दृष्टिकोण लीगल हुआ करता था। अर्थात ये जो क्लासिकल अप्रोच था ये मानता था कि भाई जो भी हमारे राज्य हैं इनका धर्म है, इनकी जो सरकारें हैं उन सरकारों का धर्म है कि वो संविधान और कानून के अनुरूप चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उनकी व्यवस्थाएं संविधान और कानून के अनुरूप हैं कि नहीं है, निर्णय संविधान और कानून के अनुरूप हो रहे हैं। तो फोकस उनका बेसिकली लीगल पे हुआ करता था। और चौथी चीज कि ये इंस्टीट्यूशनल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, अर्थात राज्य पे, सरकार पे, संविधान पे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, इन चीज़ों पे जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स स्टेट के थे या गवर्नमेंट के थे उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है एक प्रकार से अध्ययन करने का। तो जो क्लासिकल पैटर्न है, जो परंपरागत पैटर्न है, वो एक प्रकार से दार्शनिक पद्धति थी, ऐतिहासिक थी, विधिक थी और संस्थागत थी। ये चार उसके प्रमुख कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं। जो मॉडर्न, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन से एक क्रांति हो गई 1950 के आसपास। और इस क्रांति में जो खास बात थी वो ये थी कि ये लोग ये कहते थे कि जो कुछ भी फिलोसॉफिकल या नॉर्मेटिव है वो उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो आपका एक प्रकार से आत्म केंद्रित एक प्रकार से आपने अध्ययन कर दिया, बैठे बैठे अध्ययन कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि वास्तव में वो आपकी बात को हम माने क्यों आप सही हैं कि गलत हैं, क्या है हम जानते नहीं हैं। इसलिए हम साइंटिफिक अध्ययन करेंगे। विज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान में एक यूनिवर्सलाइजेशन होता है, सार्वभौमिकता होती है कि कहीं भी कोई सिद्धांत प्रतिपादित होता है वो पूरी दुनिया में लागू होता है। और इसलिए अगर हम राजनीति की सच्चाई को समझना चाहते हैं, अगर राजनीति के लिए हम वास्तव में सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं, तो हमें एक वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा। और वो वैज्ञानिक पद्धति का सहारा हमें जो फिजिकल साइंसेस है उसमें उनका जो दृष्टिकोण है उसको लेके एनालिटिकल, हमको एम्पिरिकल होना पड़ेगा, व्यवहारवादी होना पड़ेगा। व्यवहारवादी होने का मतलब है कि हमारा जो एनालिसिस का यूनिट है वो वास्तव में इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे बल्कि इंडिविजुअल्स होंगे। हम इंडिविजुअल के व्यवहार का अध्ययन करके निष्कर्ष ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, प्रोसेसेस होंगे, संरचनाएं नहीं होंगी बल्कि प्रक्रियाएं होंगी। और गवर्नमेंट नहीं होगी बल्कि पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स जिसमें हर चीज आ जाती है ना, प्रोसेसेस आ जाते हैं, मूल्य आ जाते हैं, प्रक्रियाएं आ जाती हैं, बड़े सारे एक्टर्स आ जाते हैं। इन सारी चीजों को हम साथ लेके चलेंगे और तब हम उनसे कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालेंगे जिससे कि हमारा जो अध्ययन होगा वो साइंटिफिक
साइंटिफिक होगा और एक जगह जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे जाहिर है कि उसमें एक यूनिवर्सलाइजेशन का एलिमेंट होगा, एक सार्वभौमिकता का एलिमेंट होगा। तो अगर एकदम हम लेबोरेटरी कंडीशन में तो हम कर नहीं सकते एक्सपेरिमेंट, लेकिन बहुत सारा हमारा इट विल बी वेरी क्लोज टू द मॉडर्न साइंस एंड ऑल। तो इन्होंने और इसके लिए सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक हर प्रकार के इनको वेरिएबल्स को लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारे मॉडर्न अप्रोचेस हैं इसमें 4 अप्रोचेस की मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो व्यवहारवादी, जिसकी हमने आपसे बात की कि शिकागो स्कूल जो था अर्थात 1921 में चार्ल्स मैरियम से और हैरोल्ड लैसवेल से जो चीज़ें शिकागो स्कूल की शुरू हुई, जिसने कि बेसिकली ये फोकस किया कि भाई हमें इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। अगर हमें मनुष्य का अध्ययन करना है तो हमें उसके मनोभावों को समझना पड़ेगा, उसके रिस्पॉन्सेज को लेना पड़ेगा, और जब हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो हमें एक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक जो परिवेश है उसको भी समझना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के केंद्र में लाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हुई। और दूसरा कि हमें वैज्ञानिक तो होना ही पड़ेगा। हमें वैज्ञानिक होने का मतलब कि हमारा अध्ययन जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कि सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ना हो, जिसमें कि हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस ना हो, जो कि वैल्यू फ्री हो, जिसमें कि तथ्यात्मक हो, जिसमें कि साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल इनपुट्स के द्वारा हम कोई इन्फरेंस ड्रॉ करें। और इस प्रकार से हमारा जो अध्ययन होगा वो वैज्ञानिक होना चाहिए, जो कि वस्तुनिष्ठ हो, जो कि ऑब्जेक्टिव हो, जो क्वांटिफाइबल हो, जो वेरीफाइबल हो और जो जनरलाइजेबल हो, अर्थात जिसमें हम सामान्यीकरण करके कोई निष्कर्ष ड्रॉ कर सकें। तो ये था व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हम इसको कह सकते हैं। इसी में डेविड ईस्टन ने एक सिस्टम्स अप्रोच अर्थात जो व्यवस्था मूलक पद्धति है उसका सृजन किया। उसने एक पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी, फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, और उस फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस में उसमें सिस्टम को डिफाइन किया। सिस्टम जैसे आप जानते हैं पंखा एक सिस्टम है, टीवी एक सिस्टम है, मोबाइल एक सिस्टम है। उसमें क्या है, उस सिस्टम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़ के आपको एक यूनिट के रूप में बिहेव करते हैं। अगर आप अपना मोबाइल खोलेंगे हजारों कंपोनेंट्स आपको उसमें दिखाई देंगे जो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो व्हाट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम? एक पॉलिटिकल सिस्टम में हजारों चीजें होती हैं, जो कि गवर्नमेंट भी है, स्टेट भी है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, वोटर्स भी है, पॉलिटिकल बिहेवियर भी है, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, अपराध भी है, पैसा भी है, हर प्रकार के इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ, लीडरशिप भी है, जितनी भी आप परिकल्पना कर सकते हैं वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ के एक सिस्टम बनाती हैं। एंड हाउ योर parliamentary system works in India, that very much depends upon the kind of a system that you have, political system that you have. तो इस प्रकार से political system एक यूनिट के रूप में काम करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे आपस में अंतर संबंध होते हैं, और तब वो एक आपको लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप मोबाइल को समझना चाहते हैं तो मोबाइल को समझने के लिए आपको उस मोबाइल के सारे कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा, अन्यथा आप मोबाइल को पूरी तौर से नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करने वाले तमाम चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और इसके लिए डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया, और उसने कहा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्वयं एक पर्यावरण में काम करता है, और जैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ एक सोशल सिस्टम जुड़ा होता है, इकोनॉमिक सिस्टम जुड़ा होता है, कल्चरल सिस्टम जुड़ा होता है, एजुकेशनल सिस्टम जुड़ा होता है, वो सारे के सारे उस पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रिलीजन भी प्रभाव डालता है, मॉरल्स भी प्रभाव डालता है पॉलिटिकल चीज़ों पे, और उनका प्रभाव निर्णय पे पड़ता है। और इस तरीके से जो यूनिट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कोई ऑटोनोमस पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो एनवायरनमेंट में होता है, और एनवायरनमेंट के द्वारा बहुत सारे उस पर प्रभाव पड़ते हैं और वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। तो दोनों इंटरेक्शन होता है, एनवायरनमेंट में और पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरेक्शन होता है। तो अध्ययन की ये पद्धति जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को केवल एक यूनिट की तरह से यूज नहीं करती, बल्कि उसको एक एम्बेडेड यूनिट की तरह से यूज करती है, जो कि एक एनवायरमेंटल परिवेश में जुड़ा होता है, और तब जाके अपने अध्ययन के निष्कर्ष निकालती है। और जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इनफॉर्मल होती हैं, इसमें जो फॉर्मल और इनफॉर्मल वेरिएबल्स हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जहाँ जो पहला अप्रोच था वो केवल फॉर्मल्स पे बल देता था, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो इनफॉर्मल्स पे भी बल देता है। इसमें सिस्टम्स थियरी की विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच।
इसमें एलमंड एंड पावल है, रॉबर्ट मर्टन है, टालकट पार्सन है, बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिकल और कल्चरल स्टडीज़ हैं वो सब इसमें आते हैं, जो ये बताते हैं कि एक स्ट्रक्चर, सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सारे स्ट्रक्चर्स कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्ट्रक्चर का फंक्शन केवल उसी स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि समाज में सारे स्ट्रक्चर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वेदर दे आर पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। और इस प्रकार से जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सोसाइटी में, हो सकता है कि वो सब मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि मान लीजिए इंडिया है और इंग्लैंड है, तो देखा जाएगा कि इंडिया में जुडिशियल फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। लेकिन अगर इंग्लैंड में अगर चला जाए तो इंग्लैंड में आपको ये जुडिशरी फंक्शन करती हुई तो दिख जाएगी, बट मे बी दैट द जुडिशरी वेरी मच पार्ट ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी, पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि लेजिस्लेचर का एक पार्ट हो सकता है। तो किस तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर्स डिसिमिलर फंक्शन करते हैं, या डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स सिमिलर फंक्शन करते हैं, जो इसको आधार बना के जब अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जो जिससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, जिस पे मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, मार्क्स पे एक वीडियो भी में हम लोगों ने चर्चा किया था, वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच या मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्स ने बिल्कुल सीधे सीधे ये कह दिया कि जी हमारा कोई भी जो फिनोमेना है सोसाइटी में, अगर पॉलिटिकल फिनोमेना है, उसको अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे बिल्कुल सीधे साधे क्राइटेरिया हैं कि हमको क्लास रिलेशन, क्लास डोमिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल के आधार पे ही उसको देखना है। अर्थात ए सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन क्लास स्ट्रक्चर्स, और उनमें हमेशा संघर्ष होता रहता है। तो जो संघर्ष की थियरी है वो उसको बिना आरोपित किए हुए किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी नहीं किया जा सकता है। तो ये हुआ मॉडर्न अप्रोच। जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस की, बिल्कुल समकालीन अप्रोचेस की हमने बात की, उसमें जल्दी से कुछ आपको दे देते हैं हिंट, जो आप पढ़िएगा आगे चल के, कि जिसमें रैशनल चॉइस थ्योरी है जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जिसने बड़ा तहलका मचाया हुआ, गेम थ्योरी है जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र से आई है, फेमिनिस्ट अप्रोच है जिस पे हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए, न्यू मार्क्सिज्म है जो कि मार्क्सिज्म को एक प्रकार से रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, एनवायरमेंटलिज्म है, पर्यावरणवाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म है जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उत्तराधुनिकता पे चर्चा करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म पे, बहुसांस्कृतिकता का दृष्टिकोण अपनाते हैं। और इस प्रकार से नए नए अप्रोचेस बाकायदा आ रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आ रहे हैं, और नए नए तरीक़ों से सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, तरह तरह के जो डिसिप्लिन्स हैं वो आपस में कंबाइन करके एक दूसरे से मिल के नए नए तरीके से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का रैशनल क्या है, क्यों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करके हम एक एब्स्ट्रैक्शन पे, अर्थात एक सामान्यीकरण पे पहुंचना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स की जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ हैं उसको कैसे समझा जाए, क्या उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैन वी डिफाइन फ्रीडम, कैन वी डिफाइन लिबर्टी, कैन वी डिफाइन इक्वालिटी, कैन वी डिफाइन एथिक्स, कैन वी डिफाइन जस्टिस, कैन वी डिफाइन दिस, कैन वी डिफाइन दैट, क्या हम कोई सामान्यीकरण कर सकते हैं। और दूसरा कि जो भी हम सामान्यीकरण करें क्या वास्तव में उसका यूनिवर्सल अपील हो सकता है, क्या सभी राष्ट्रों में उसको स्वीकार किया जा सकता है। पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एनी प्रिंसिपल यू डिस्कस दैट इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, वो कोई ना कोई उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन अपने दृष्टिकोण से कर देगा। लेकिन वास्तव में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको एक ये विजन देता है अपने देश के अलावा अन्य देशों को समझने की, अन्य देशों की संस्थाओं को समझने का एक विजन देता है, जिससे कि हम ज्ञान के ही क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि ज्ञान को समाज के लिए एक प्रकार से प्रयोग करने में भी हमें बहुत राहत मिलती है, ताकि हम सिद्धांतीकरण कर सकें और ऐसे ऐसे सिद्धांतों का राजनीति में सूत्रपात कर सकें जिससे न केवल राजनीति, न केवल हमारा देश बल्कि पूरी मानवता को लाभ हो। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोगों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस की तुलना की, पे चर्चा की। अगर इस संबंध में आपके कोई सुझाव हों, कोई कमेंट्स हों तो ज़रूर हमसे